देखो H2O का कैसे कैलकुलेट करना है। H2O मीन्स वाटर, ठीक, जिसे कैसे लिखते हैं H2O, ठीक है। अब देखो ये H2O मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या है, H के बगल में 2 है तो मतलब मेरे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक। अगर इसको मैं तोड़ के लिखूँ तो ऐसा है, मेरा 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक। तो अब देखो हाइड्रोजन का हमारा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक, अब इन सब के एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है, प्लस ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक। और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगी। देखो मेरे को क्या करना है, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का रेशो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालना है ना। तो मेरे हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन थे, तो मैंने दोनों का एटॉमिक मास लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद करो कितना होता है 16 होता है, हाँ। तो ये देखो 1 + 1 तो कितना आ गया मेरा 2, ठीक। तो 2/16, ठीक। तो 2/16 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो अंश से कितना आ गया 1/8, ठीक है ना। या इसे आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने 1 + 1 लिखा है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे अगर ये मेरा H2O लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ 2 लिख के, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो 1, तो ये दोनों का आ गया है ना। रेशो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2/16 का आ गया 1/8, ऐसे हमने कैलकुलेट किया एटॉमिक मास से लेके, ठीक है। अब आपको सबका कैलकुलेट करना आ गया होगा। अमोनिया करके दिखाती हूँ। अमोनिया था ना, हमने ऊपर पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ठीक। रेशो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है और एक का एटॉमिक, कितना एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने 3 लिखा और साइड में, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 14/3 आ गया ना, हाँ आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी 14/3 आया और इसका 1/8 आया, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी नाइट्रोजन लो, चाहे आप कोई सा भी वाटर लो, हर जगह इनकी जो रेशो है वो सेम ही होगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यही है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। ये दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज, क्या है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक। यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these law. अब क्या था कि अब साइंटिस्ट के लिए दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इन लॉ को एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना था, ठीक है। ये कि ये कहाँ पर काम आएंगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो कि यही साइंटिस्ट का नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि इनको अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था इन लॉज को, ठीक है। तो फिर जो हमारे ब्रिटिश केमिस्ट, जिनका क्या नाम था, जोहन डेल्टन था, वो आए, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहते हैं, एक प्रोवाइड किया, अपनी बेसिक थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ठीक। मैटर का नेचर कैसा है उस पर उन्होंने अपनी बेसिक सी थ्योरी दी थी, ठीक है। और वो थ्योरी उन्होंने किस पे दिया था,
आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, मैंने कहा ना जैसे जो मैटर है वो कितना डिविजिबल, शुरू में बताया था मैंने कि जो मैटर अगर हम उसको तोड़ते जाएं तो उन्होंने डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना क्या कहते हैं लिया था कि आइडिया की, उन्होंने थ्योरी किस बेस पे दी, डिविजिबिलिटी के ऊपर थी, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक। विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। ही टुक द नेम एटम्स, उन्होंने उनका नाम एटम लिया, एज गिवन बाय द ग्रीक्स, जो ग्रीक से आया, ठीक है। एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स, और क्या कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो क्या होता है, एटम्स होता है, ठीक। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनकी थ्योरी बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, और डेल्टन एटॉमिक Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion। तो जो ये हमारे डाल्टन की थ्योरी थी, जो बेसिक एटॉमिक थ्योरी थी, उसी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को एक क्या कहते अच्छा, जो पहले साइंटिस्ट को प्रॉब्लम हुई थी ना, एक बेसिक सा वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो उनको एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन मिल गया, ठीक। तो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दिलवाने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन। इन्हीं के वजह से, इन्हीं की एटॉमिक थ्योरी के वजह से इन दोनों लोगों को अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन मिल गया, ठीक। तो मैंने तो आपको जॉन डाल्टन के बारे में ये पहले भी बताया है ना, पार्ट 1 में ही बताया था। तो अब देखो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बताई, ठीक। उसमें से मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बाद में बताई थी, तो इसलिए मैं दोबारा से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर, अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, जितने मैटर है, चाहे वो एलिमेंट का हो चाहे वो कंपाउंड हो, सारे मिक्सचर हैं, किसके मिक्सचर हैं, एक स्मॉल पार्टिकल जिसे कहते हैं एटम, उन्हीं से कंपोज होके ये सारे बने हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो, इनके पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के ये दे रखे हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, सारे मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसे हम कहते हैं एटम्स, विच पार्टिसिपेट इन जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स, इन्होंने क्या बोला था कि एटम्स हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, मगर हम आगे चल के देखते हैं ना कि जो एटम्स होता है वो हमारा इनडिविजिबल नहीं डिविजिबल होते हैं, उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मगर ये अभी शुरुआत थी, तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और जिसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि मास ना ही क्रिएट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसमें जो मास कहाँ से, अगर एटम्स बढ़ेंगे तभी तो उनका मास भी बढ़ेगा, है ना। तो एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अगला, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर इडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो एटम्स होती हैं एक एलिमेंट की वो इडेंटिकल इन मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। देखो जैसे मेरा हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास कितना था 1, ठीक है। तो ऐसे उनकी एक इडेंटिकल मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है उनकी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस होते हैं। ये हमने देखा कि जैसे हाइड्रोजन का 1 था, नाइट्रोजन का 14 था, ऑक्सीजन का 16 था, ये अलग अलग एलिमेंट है, इनके एटम्स के मास भी अलग अलग है, ठीक। आगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी अलग अलग होती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम्स कंबाइन होते हैं एक स्मॉल होल नंबर्स कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया H2O, ठीक है, ये एक स्मॉल होल नंबर में रेशो ऑफ होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो 2 हाइड्रोजन है मेरा, 1 ऑक्सीजन है, तो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन हुए हैं, है ना। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो रिलेटिव नंबर होता है और जो एटम का काइंड होता है वो कांस्टेंट होता है एक गिवन कंपाउंड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
और ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक। आगे ये देखो यहाँ पे लिखा है, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, कि जितने एटम्स हैं वो एटम से भी छोटे जो पार्टिकल्स थे, जिससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते थे, उनसे बने, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तो हमने अब समझ ही रखा है ना। आगे व्हाट इज़ एन एटम, मैंने आपको पढ़ा दिया। एटम कितना बड़ा होता है, पढ़ा दिया, ठीक। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम ये व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या है, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न डे में कैसे सिंबल हैं, कौन से हैं एटम्स को दिखाने के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को, ठीक है। देखो, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था एलिमेंट्स के सिम्बल्स को एक वेरी स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। व्हेन ही यूज द सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मीन द डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। जब वो ये सिंबल को यूज़ करते थे तो वो क्या कहते हैं, उसको डेफिनाइट उस एलिमेंट की डेफिनाइट क्वांटिटी भी समझते थे। दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि ये एक एटम है मेरा उस एलिमेंट का, ठीक है। बेल्जेलिस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो बेल्जेलिस थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, उनको या तो हम सिर्फ एक या तो दो लेटर में करें। नहीं तो देखो, अगर हम कुछ बनाएंगे उसमें टाइम ही लगेगा, तो उसके जगह हम लिख ही ना ले जल्दी से, ठीक है। तो सिंबल्स दिए थे सम एलिमेंट्स के, किसने, डाल्टन ने। ये जैसे हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, सल्फर का, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। अब तुम ये सोचो, तुम्हें ज़्यादा लिखना आसान होगा या ऐसे ऐसे गोले बैठ के बनाओगे, ये हाइड्रोजन है, उसको पूरा सेट करोगे तो कार्बन है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए बेल्जेलिस ने कहा था कि एक या दो लेटर के ही सिंबल कोई एलिमेंट के ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक। इन द बिगनिंग में द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, शुरुआत में तो एलिमेंट्स का नेम वही रखा गया जहाँ से मतलब वो डिराइव होता था, जिस प्लेस से, वहीं उसी पे उसका नाम रखा जाता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस, ठीक है। तो कॉपर कहाँ से मिला, सिप्रस से मिला। तो सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, ठीक है। तो इनके जो नेम्स थे वो और क्या कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स के नेम उनके कलर्स के अकॉर्डिंग रख दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड कहाँ से लिया था, इंग्लिश वर्ड से लिया था, जिसका मतलब क्या होता है, येलो। नाउ अ डेज IUPAC क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एक हमारी इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्होंने इन एलिमेंट्स को अप्रूव किया था, इनके नेम को, ठीक है, इनके सिंबल्स को, इनके यूनिट्स को। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। बहुत सारे लेटर्स क्या कहते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे उनके सिंबल्स वन और टू लेटर में ही रखे गए, जैसे इंग्लिश के लेटर में, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन एज अ कैपिटल लेटर, अपर केस, एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, लोअर केस। अब देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। मैंने आपको जब वो वीडियो पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था
कि जब मैं आपको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बारे में समझा दी थी, तो उसमें बताया था कि जो मेरा फर्स्ट लेटर होता है उसे हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल, और जो मेरा सेकंड लेटर होता है उसे हमेशा स्मॉल लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मेरे को क्या कहते हैं, हीलियम लिखना है, ठीक है, तो हीलियम को क्या लिख देंगे वो, ये एच, ये कैपिटल ही, गलत है, टोटली रॉन्ग, ठीक है। हीलियम को एच ई, स्मॉल ई करके ही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर मेरा बड़ा होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा, जैसे नियोन, एन ई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे किसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, हाइड्रोजन का दे रखा है एच, एल्युमिनियम का ए एल दे रखा है, नॉट, ये देखो एल्युमिनियम का ए एल, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, ना कि ये कि पहला लेटर भी कैपिटल कर दो, दूसरा लेटर भी स्मॉल कर दो, ठीक है। अब जैसे ये मेरा कोबाल्ट का सिंबल है CO, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, और यहाँ पे अगर हम CO लिख देंगे इसका मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक, तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, हमेशा याद रखना है। देखो आगे, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, एग्जाम्पल्स आर क्लोरीन एंड जिंक। देखो जैसे सिंबल्स उन्होंने बनाए किस बेस पे बनाए, कि जैसे जो लेटर, जैसे कोई मेरा एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है या तो उस पर बना देते थे, या क्या कहते हैं उसी की तरह, ठीक है, उसमें जैसे हाइड्रोजन है उसमें कोई और वर्ड आता हो, जैसे ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये सी से तो हमने कार्बन को डिनोट कर दिया था, ठीक है, तो खाली सी से तो कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जैसे क्लोरीन है तो एक तो सी ले लिया और एक उस वर्ड में कोई लेटर जैसे आता हो तो वो ले लिया, ठीक है। ऐसे इसी तरह जैसे जिंक, पहला लेटर जेड ले लिया और दूसरा लेटर एन ले लिया, ठीक। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, Greek, जर्मन और ग्रीक, ठीक है, और कुछ सिंबल्स ऐसे लिए जैसे उनके एलिमेंट्स के नाम जर्मन, ग्रीक या लेटिन के ऊपर, ठीक है। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन का आई ना रख के, ठीक है, वो आयोडीन का होता है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने आयरन को हम क्या कहते हैं, लेटिन में फेरियम बोलते हैं, ठीक है, तो फेरम बोलते हैं, तो उसी पे Fe रख दिया, ठीक है। सोडियम को जिसे हम नेट्रियम बोलते हैं, पोटेशियम जिसे हम केलियम बोलते हैं, तो सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं तो Na रख दिया, पोटेशियम को केलियम बोलते हैं तो K पे रख दिया, ठीक है। तो इसीलिए इनके थोड़े से फर्स्ट लेटर से डिफरेंट है, ठीक, क्योंकि इनके नाम अलग में रख दिया गया, क्योंकि जैसे लेटिन नेम होता है सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम का मेरा नाइट्रियम हो गया तो Na पे रख दिया, ठीक। Therefore each element has a name and a unique केमिकल सिंबल, इसीलिए हर एक एलिमेंट का एक नेम है और एक यूनिक केमिकल सिंबल है जो सिर्फ उसी का सिंबल है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसको किसी और का सिंबल बना दो, ठीक। देखो the above table is given for you refer to whenever you study about elements. Do not bother to memorize all in one go. With the passage of the time and repeated use, you will automatically be able to reproduce symbols. देखो इस टेबल में हमें क्या कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दे रखे हैं, तो क्या कह रहा है, इसको ना एक बार में अगर हम मेमोराइज़ ना कर पाए, मगर जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो अपने आप हमें मेमोराइज हो जाता है सिंबल कि इसका सिंबल ये है, ठीक है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है, ठीक। अब उसके बाद आता है एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास ये वो नहीं, हाँ क्या कहते हैं, जो हमने एटॉमिक मास पढ़ा इसको थोड़ा अलग से, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे थे ना चैप्टर की, इसीलिए, ठीक है। द मोस्ट रिमार्केबल concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass, ठीक है। मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट क्या था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किस पे प्रपोज थी, एटॉमिक मास पे, तो अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, तो इसके अकॉर्डिंग सब एलिमेंट के पास एक अपना मास होगा, ठीक है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम.
Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and the compounds form. देखो अब एक क्या कहते इंडिविजुअल एटम का जो मास था उसको लेना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लिया जो कि डिटरमाइन करता था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को और कंपाउंड जो फॉर्म होते थे. ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड. हम कोई एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल सी कैपिटल ओ, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है. ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन, देखो 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO. CO कैसे बना? 3 ग्राम ऑफ कार्बन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया. तो इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन से 4/3 टाइम्स कार्बन कंबाइन हुआ. ठीक, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. अगर इनके एटॉमिक मास की यूनिट डिफाइन करनी है तो पहले तो हम AMU से करते थे, जिसे हम AMU से करते थे. ठीक है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे. ठीक है, ये अर्लियर था. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC, मगर लेटेस्ट IUPAC का अकॉर्डिंग उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इट इज़ नाउ रिटन एज U. ये AMU को एटॉमिक मास यूनिट जिसे बोलते हैं उसे हम U से लिखते हैं, जिसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं. ठीक है, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ये इक्वल होता है एक मास ऑफ कार्बन के एटम के. ठीक है, देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U. ठीक है, तो इसीलिए हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कह सकते हैं 1.0 U. ठीक, एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U. हाउएवर it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring as the unit. This was considered relevant due to two reasons. Oxygen reacted with a large number of elements and formed compounds. This atomic mass unit gave masses of most of the elements as whole numbers. देखो क्या कह रहा है कि देखो एटॉमिक मास मैंने कहा ऑक्सीजन का यहाँ पे 1.33, मगर हम तो 16 पढ़ते हैं, है ना. तो देखो मैं समझाती हूँ पूरा किस्सा. वैसे अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, आगे चल के बेशक कि आपको क्लियर होगा, मगर अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, ये तो देखो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम वैल्यूज़ ऐसे ऐसे याद करें. तो इसीलिए क्या हुई बात, या तो होल नंबर रखो कोई वैल्यू, या तो होल नंबर के नज़दीक रखो जितना पॉसिबल हो सकता है. जब हम वेरियस एटॉमिक मास यूनिट को सर्च कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने एकाएक देखा कि 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट. तो उन्होंने यूनिट किसको मान लिया? 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम. ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का. ठीक है, ये क्यों लिया था? 2 रीज़न की वजह से लिया था. क्यों 2 रीज़न? कि जो ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन बहुत सारे क्या कहते एलिमेंट्स के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है अपना. ठीक है, दूसरा ये था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर. और ये एटॉमिक मास यूनिट अगर हम 1/16 लेते थे तो 1/16 मास लेते थे ऑक्सीजन का, तो ये क्या था, ये बहुत सारे क्या कहते एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे उनको उनका जो एटॉमिक मास थी उनको एक होल नंबर में आ रहा था. ठीक है, पहले जैसे अलग अलग नंबर नहीं, होल नंबर में आ रहा था कि 1 to 0 से लेके सो ऑन. ठीक है, तो ये 2 रीज़न की वजह से ये लिया. मगर 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट को हमने कार्बन 12 आइसोटोप लिया. ठीक है, उसको हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए. ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, जो हम U लिखते हैं, ये जो U लिखते हैं जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ये AMU का ही इसको बाद में U कर लिया था. ठीक है, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? ये एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन एटम की होगा.
ठीक है, कार्बन 12 आइटम के, कि जितना मेरा क्या कहते हैं एक कार्बन 12 एटम का मास होगा, ठीक, उसका 1/12 मेरा 1 एटॉमिक मास यूनिट के होगा। ठीक है, तो अब ये आपको मैं वैल्यू कैलकुलेट करके अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना याद रखना कि 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है। 1 एटॉमिक मास, देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12। ठीक है, 1 एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मास 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, आइटम बोल रही हूँ, एटम। ठीक है, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ और एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। और बाकी जितने रिलेटिव एटॉमिक मास थे सारे एलिमेंट्स के, उनको क्या कहते हैं, कार्बन 12 के ही उससे रिस्पेक्ट से फाउंड किया गया। ठीक है, तो अब ये हमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। देखो बच्चों, अब ये ना नीचे एग्जांपल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो ये मैं ना आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे से पढ़ाऊंगी। उसमें मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बताऊंगी कि ये है क्या रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, क्योंकि ना मेरा फ़ोन, आपको पता है फ़ोन में मैं वीडियो बना रही थी, ये ना फुल हो जाता है, तो इस करके ना ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बन पाएगी। तो मैं तुरंत ही नेक्स्ट पार्ट की मैं इसके बाद ही तुरंत अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और इन सब गलतियों के लिए थोड़ा सॉरी हैं, ये फ़ोन के चक्कर में हो रहा है। ठीक, थैंक यू, बाय।